भिखारी और राजकुमारी का अनोखा मिलन। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। वह बेहद सुंदर होने के साथ साथ दयालु और बुद्धिमान भी थी, लेकिन महल की ऊंची दीवारों के भीतर रहने के कारण उसने कभी आम लोगों का जीवन करीब से नहीं देखा था। उसी राज्य के एक कोने में आरव नाम का एक युवक रहता था। लोग उसे भिखारी कहते थे, क्योंकि उसके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई धन दौलत। वह मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से जो भी मिलता उसी से अपना गुजारा करता था, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दया भरी हुई थी। कई बार वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक दिन राजकुमारी अनन्या अपने सैनिकों और दासियों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी महिला भूख के कारण बेहोश होकर सड़क पर गिर गई है। आसपास खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे, लेकिन तभी आरव दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी दिन भर की कमाई से खरीदी हुई रोटियां उस बूढ़ी महिला को खिला दी और पास के कुएं से पानी निकालकर उसे पिलाया। यह देखकर राजकुमारी अनन्या हैरान रह गई। उसने सोचा, जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं है, वह दूसरों के लिए इतना कैसे कर सकता है। उस दिन पहली बार राजकुमारी ने आरव से बात की। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने पूछा। मेरा नाम आरव है, राजकुमारी जी। उसने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। तुमने अपनी सारी रोटियां उस महिला को दे दी, अब तुम क्या खाओगे? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर किसी का पेट भर जाए तो भूख की कमी नहीं लगती है। राजकुमारी उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन दूर खड़ा राज्य का महामंत्री दुर्जन सिंह यह सब देख रहा था। वह बहुत ही लालची और चालाक था। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा युवराज बन जाए और बाद में पूरे राज्य पर उसका अधिकार हो। जब उसने देखा कि राजकुमारी एक भिखारी से बात कर रही है, तो उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा विक्रम सिंह ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी आरव महल के द्वार पे पहुंचा और बोला, महाराज, आप मुझे अनुमति दे तो मैं इस संकट का समाधान बता सकता हूँ। महल के सैनिक हंसने लगे। एक भिखारी राजा को सलाह देगा, वे बोले। लेकिन राजकुमारी अनन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, एक बार इनकी बात सुन लीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। आरव ने कहा, महाराज, राज्य के दक्षिणी जंगल के पीछे एक पुरानी झील है। यदि वहां से नहर बनाई जाए तो पानी पूरे राज्य तक पहुंच सकता है। राजा को उसकी बात पसंद आई। सैनिकों और किसानों को काम पर लगाया गया। कुछ ही हफ्तों में नहर बन गई और सूखे से जूझ रहे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। पूरे राज्य में आरव की प्रशंसा होने लगी, लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन कहा, अगर यह भिखारी इसी तरह लोगों का प्रिय बनता गया तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब मुझे इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। और उसी रात उसने एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में महामंत्री दुर्जन सिंह अपने गुप्त कक्ष में बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ सैनिक खड़े थे जो केवल उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। दुर्जन सिंह ने धीमी आवाज में कहा, कल सुबह पूरे राज्य में यह खबर फैल जानी चाहिए कि राजकोष से सोने के सिक्के चोरी हुए हैं, और यह चोरी किसी और ने नहीं की बल्कि उस भिखारी आरव ने की है। सैनिकों ने सिर झुका दिया और उसकी आज्ञा का पालन करने निकल पड़े। अगली सुबह पूरे चंद्रपुर राज्य में हड़कंप मच गया। महल के खजाने से कई सोने के सिक्के गायब थे। राजा विक्रम सिंह क्रोध से भर उठे। जिसने यह अपराध किया है उसे कठोर दंड मिलेगा, उन्होंने गरजते हुए कहा। तभी दुर्जन सिंह आगे बढ़ा और, महाराज, मैंने अपने सैनिकों से जांच करवाई है। गवाहों के अनुसार कल रात आरव महल के पास देखा गया था। यह सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुरंत उसे पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर के बाद सैनिक आरव को पकड़कर दरबार में ले आए। आरव हैरान था। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।
राजकुमारी अनन्या को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे विश्वास था कि आरव ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजा ने आदेश दिया, जब तक असली अपराधी नहीं मिलता है, आरव को कारागार में डाल दिया जाए। कारागार की अंधेरी कोठरी में बैठे आरव को पहली बार ऐसा लगा कि शायद किस्मत रूठ गई है। उधर राजकुमारी अनन्या पूरी रात सो नहीं पाई। अगले ही दिन उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी मीरा को बुलाया। मुझे यकीन है कि आरव निर्दोष है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। दोनों ने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। जांच करते हुए उन्हें पता चला कि चोरी वाली रात कुछ सैनिक महामंत्री दुर्जन सिंह के निजी कक्ष में गए थे। यह बात बहुत अजीब थी। उधर दुर्जन सिंह को भी शक हो गया कि राजकुमारी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने आदमी भेजे ताकि वे मीरा का पीछा कर सके। एक रात मीरा ने छिप कर देखा कि कुछ सैनिक एक पुराने गोदाम में कई बक्से रख रहे हैं। जब उसके पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन बक्सों में वही सोने के सिक्के थे जो राजकोष से चोरी हुए थे। मीरा तुरंत राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी जी, मुझे सबूत मिल गया है, लेकिन इससे पहले कि वे राजा तक पहुंच पाती, दुर्जन सिंह के सैनिक उन्हें घेर लिया। दुर्जन सिंह हंसते हुए बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इतना कहकर उसने दोनों को एक पुराने किले में बंद करवा दिया। उधर कारागार में बंद आरव को एक बूढ़े कैदी ने बताया, बेटा, मैं पहले महामंत्री का सैनिक था। मैंने उसकी कई साजिशें अपनी आंखों से देखी है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। तभी अचानक जेल के बाहर शोर मचने लगा। कुछ डाकुओं ने जेल पर हमला कर दिया। भाग दौड़ के बीच आरव किसी तरह अपनी बेड़ियां खोलने में सफल हो गया, लेकिन उसने भागने की बजाय जेल के रक्षकों की मदद की। उसकी बहादुरी देखकर कई सैनिक प्रभावित हो गए। उसी दौरान आरव को पता चला कि राजकुमारी और मीरा गायब है। अब उसे समझ में आ गया कि यह सब दुर्जन सिंह की चाल है। उसने मन ही मन प्रण लिया, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं राजकुमारी को सुरक्षित वापस लेकर आऊँगा और सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पुराने किले में राजकुमारी को कैद किया है, वहाँ केवल दुर्जन सिंह के सैनिक ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आरव ने जैसे ही सुना कि राजकुमारी अनन्या को एक पुराने किले में कैद करके रखा गया है, वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। रात का समय था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन आरव के मन में केवल एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर राजकुमारी को बचाना है। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस खंडहर बन चुके किले तक पहुंच गया। किले के चारों ओर दुर्जन सिंह के सैनिक पहरा दे रहे थे। आरव जानता था कि सामने से हमला करना आत्महत्या के समान होगा। तभी उसकी मुलाकात उस बूढ़े कैदी से हुई जो किसी तरह जेल से भाग निकला था। बूढ़े ने कहा, बेटा, इस किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है। बरसों पहले राजा के पूर्वजों ने इसे बनाया था। इसी रास्ते से तुम अंदर जा सकते हो। दोनों सुरंग के रास्ते किले के अंदर पहुँचे। उधर राजकुमारी अनन्या और मीरा को एक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया था, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और दुर्जन सिंह अंदर आया। वह हंसते हुए बोला, राजकुमारी, अब कुछ ही दिनों में मेरा बेटा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती है दुर्जन सिंह हंसा और वहाँ से चला गया। इसी बीच आरव सुरंग के रास्ते से अंदर पहुँचा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पुराने कमरे पर पड़ी। कमरे पर धूल से ढकी हुई कई तस्वीरें और कुछ संदूक रखे हुए थे। जब उसने एक संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक शाही तलवार और एक सोने का लॉकेट रखा हुआ था। लॉकेट पर वही निशान बना हुआ था जो बचपन में आरव के गले पर पुराने ताबीज पर था। तभी बूढ़े कैदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, युवराज, आप जीवित हैं? आरव हैरान रह गया। युवराज, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़े ने बताया, 20 साल पहले पड़ोसी राज्य पर हमला हुआ था। उस युद्ध में राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी।
लेकिन उसका छोटा बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वर्षों से सबको लगता था कि वह मर चुका है और वही खोया हुआ राजकुमार तुम हो। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कहा, सच में राजकुमार हूँ, तब भी अभी सबसे ज़रूरी राजकुमारी को बचाना है। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार उस कमरे तक पहुँच गए जहाँ राजकुमारी को बंद रखा गया था। राजकुमारी ने जैसे ही आरव को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी अचानक सैकड़ों सैनिक ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनके सामने स्वयं दुर्जन सिंह खड़ा था। वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे आरव, लेकिन अब तुम सबकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब अगले ही कुछ पलों में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आने वाला था।